दोस्तों अगर आजकल पेशेंट्स का ब्यौरा देखा जाए तो ऐसे में बहुत सारे पेशेंट आपको किडनी से संबंधित मिल जाते हैं। इसकी एकमात्र वजह है कि हमारा जो खान पान है वो बहुत ज़्यादा मिलावटी है, खास करके हमारा जो पानी है वो बिल्कुल भी साफ नहीं है, जिसकी वजह से आपको किडनी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। पिछले कई वीडियो में हमने किडनी से संबंधित बहुत सारी समस्याओं के बारे में बात की है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। देखेंगे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और इसको ठीक करने के लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन का यूज करते हैं। दोस्तों नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम से आपको समझ में आएगा कि ये एक प्रकार का ऐसा सिंड्रोम है जो किडनी से संबंधित है। वहीं सिंड्रोम के बारे में बात की जाए तो सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कि अगर अलग अलग बीमारियों के लक्षण एक साथ में आते हैं तो उसको हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में बात की जाए दोस्तों तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जो ये इंडिकेट करती है कि किडनी सही से काम नहीं कर रही है और बहुत सारे लक्षण आते हैं, जिसका मुख्य रूप से जो लक्षण आता है, आगे हम लोग लक्षणों के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि यूरिन के साथ में प्रोटीन आता है, यानी कि प्रोटीनूरिया की समस्या देखने को मिलती है। ज़्यादातर जो मेन सिम्टम होता है वो यही होता है और इसी से नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में पता लगाया जाता है। दोस्तों अगर काजेस के बारे में बात किया जाए कि क्या रीज़न होता है, तो इसका मेनली जो रीज़न होता है वो होता है रीनल डिजीज़। रीनल डिजीज़ यानी कि किडनी से संबंधित समस्या। किडनी से संबंधित समस्याओं में जैसे नेफ्रोपैथी है। नेफ्रोपैथी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नेफ्रॉन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। किसी भी प्रकार की नेफ्रोपैथी के अंदर में नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा फोकल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो ग्लोमेरुलस है, ये वाला पार्ट है नेफ्रॉन का, उसके अंदर में स्कार्स हो जाते हैं, उसके अंदर में गांठें भी बन जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, जिसकी वजह से ये सही से काम नहीं कर पाती है और ये भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डायबिटीज़ मेलिटस भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम का रीज़न होता है। और एरिथ्रोमैटोसिस यानी कि स्किन कंडीशंस, स्किन डिजीज, कुछ प्रकार की स्किन डिजीजेज जो ऑटो इम्यून होती हैं वो आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम दे सकती है, उसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों एमिलोइडोसिस जो होता है वो उसके अंदर भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट है, जैसे कि किडनी है, इन सब के अंदर में प्रोटीन जम जाता है, प्रोटीन बनने लगता है, तो इस वजह से भी आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। ये मेनली रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है, या कई बार नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोटीनूरिया के बारे में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रोटीनूरिया इसका मेन सिम्टम होता है। तो वैसे प्रोटीनूरिया एक नॉर्मल कंडीशन होती है, जब हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा इनटेक करते हैं तब प्रोटीन निकलता है, लेकिन इस कंडीशन में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कंडीशन में ऐसा नहीं होता। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कंडीशन में आप नॉर्मल भी अगर प्रोटीन ले रहे हैं तब भी आपके यूरिन से प्रोटीन निकलेगा, प्रोटीनूरिया की समस्या देखने को मिलेगी। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के दोस्तों साइन और सिम्टम्स के बारे में हम डिटेल में बात करें तो आपको फिगर में भी कुछ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो भैया ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा फेस पर इस तरह की स्वेलिंग देखने को मिलती है, होंठ सूज जाते हैं, आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, स्किन बहुत अजीब सा लगता है, ठीक है, आपका जो फेस का स्किन है वो ऐसा लगता है लंपी हो गया है। इसके अलावा दोस्तों प्रोटीनूरिया की समस्या आती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एंड हेमेटूरिया हो सकता है, यानी कि ब्लड के जो यूरिन है उसके अंदर में ब्लड आ सकता है, तो हेमेटूरिया की कंडीशन आती है। और कभी कभी जब सीवियर कंडीशन होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, तो ऐसी कंडीशन में आपको फीवर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सब मेन सिम्टम्स होते हैं जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। अभी हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन के बारे में, जो कि ट्रीटमेंट के अंदर ही आ जाता है। दोस्तों क्या क्या इंस्ट्रक्शन अब यहाँ पे है, तो सबसे पहले तो आपको एक अपना इनपुट एंड आउटपुट चार्टिंग करनी चाहिए, इनपुट आउटपुट चार्ट बनाना चाहिए। ये चार्ट क्या होता है कि जैसे आपने कितना पानी पिया 24 घंटे के अंदर और कितना यूरिनेशन किया, मिक्रेशन किया, यानी कि कितना पेशाब किया, और उसको भी आपको मेजर करना पड़ता है। तो उससे हमें पता चलता है कि हम कितना लिक्विड ले रहे हैं और कितना लिक्विड बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम अपनी जो डिजीज़ है उसको मेजर कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट ऐसा नहीं करते हैं। अगर ट्रीटमेंट हो रहा है तो उस कंडीशन में आपसे करवाया जा सकता है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो खाने की अगर मैं बात करूँ तो जो सोडियम है, यानी कि साल्ट है, नमक है, उसकी मात्रा कम कर दीजिए, फ्लूइड की मात्रा कम कर दीजिए। इससे क्या होगा कि स्वेलिंग कंट्रोल होगी, एडमा जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है।
इसके अलावा लो टू मॉडरेट प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, जितना आप खा रहे हैं अगर आपको लगता है कम है तो आप ज़्यादा खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हैं क्योंकि उससे क्या है कि वो फिर प्रोटीनूरिया की समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको प्रोटीन बंद कर देना है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे दी जाती है नॉर्फ्लॉक्स एंड लैक्टिक एसिड बैसिलस का एक कॉम्बिनेशन, जो नॉर्फ्लॉक्स 400 के नाम से आता है मार्केट में। और ये जो दवा है ये सुबह शाम देने जाती है और 1 सप्ताह के लिए दी जाती है। इसके अलावा आप अगर आपको नॉर्फ्लॉक्स नहीं देना है तो आप एम्पिसिलिन दे सकते हैं 500 mg की टैबलेट। ये भी आपको 7 दिन बीडी देना है, यानी सुबह शाम देना होता है। तो इन दोनों में से केवल एक ही टैबलेट देनी है, दोनों नहीं देनी है। इसके साथ में दोस्तों फ्यूरोसेमाइड दिया जाता है, फ्रोसेमाइड दिया जाता है, लैसिक्स टैबलेट दी जाती है। और ये टैबलेट तब तक दी जाती है जब तक स्वेलिंग कम ना हो जाए। दिन में एक बार देते हैं, ठीक है। एक टैबलेट आप दे सकते हैं 20 mg की या 40 mg की। इसके अलावा दोस्तों अगर इस ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिलता है तो ऐसे में ओमनाकॉट्रिल देते हैं, यानी कि अगर फ्यूरोसेमाइड काम नहीं करता है तो इसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, ओमनाकॉट्रिल यानी एक प्रकार की स्टेरॉइड प्रेडनिसोलोन दे देते हैं। और ये दिन में एक बार दी जाती है। 6 से 8 हफ्ते तक इसे दिया जा सकता है लगातार, ज़्यादातर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक देते हैं। बाकी अगर कुछ देना है तो आप 8 हफ्ते तक लगातार दे सकते हैं, इससे ज़्यादा इसको नहीं देना चाहिए। ठीक है, इतना हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर इतने ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं होता है तो पेशेंट को रेफ़र करना चाहिए। और पेशेंट को इसलिए रेफ़र करना चाहिए क्योंकि फिर वो आपके कंडीशन में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। उसकी अच्छे से डायग्नोस होगी, उसके बाद क्या रीज़न है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का वो पता लगाया जाएगा, फिर उस रीज़न की मेडिसिन होगी तो जो बीमारी है वो आसानी से सही हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। वीडियो आपको डिटेल में अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों हमें हेल्प हो गया, चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।